नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम वाले पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा आयोजित किए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी भर्तियां हैं उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं आपसे केवीए से लिए गए हैं, कहीं एनवीएस से लिए गए हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब बिना वेस्ट किए टाइम हम चालू करते हैं आज के एग्जाम सीरीज को। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पूरी वीडियो देखकर आप ज़रूर अपने कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी। क्या इस तरह की और भी वीडियो आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपसे कहता है ऊप्स की कौन सी विशेषताएं कोड पुनः प्रयोजित को बढ़ावा देती है ना। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि विच फीचर ऑफ ऊप्स प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रीयूजेबिलिटी के बारे में, है ना। जब हम बात करते हैं रीयूजेबिलिटी की, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस की कैसे बात कर रहे हैं साहब, अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि अभी रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस हमें ये फीचर देता है जहां वो आपसे कहता है कि भैया मेरी जो क्लास है ये मेरी मेन क्लास है ना। और ये मेन क्लास से आप डिराइव क्लास बना सकते हैं। यानी कि इसमें जो आपने फंक्शंस दिए हैं, है ना, जो आपने चीज़ें दी हैं वही चीज़ें आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक क्लास से इनहेरिट होकर दूसरी क्लास, बेस क्लास से इनहेरिट होकर डिराइव क्लास जो तैयार होती है, इसमें आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। किनकी? इन फंक्शंस की, है ना। इन सारी चीज़ों की जो आप बेस क्लास में यूज़ कर चुके हैं उसे आप डिराइव क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। जी हाँ बिल्कुल, क्या आंसर हो जाएगा? इनहेरिटेंस। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सी में विभिन्न प्रकार के रियल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल डेटा टाइप्स इन सी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि आपने डेटा टाइप्स जो सारे दे रखे हैं उन डेटा टाइप के ही कौन कौन से टाइप्स और हैं आपको यहाँ पर वो बताना। ऑप्शन ए जो हम देखते हैं, इसमें जब फ्लोट की बात करते हैं तो लॉन्ग जी नहीं, डबल की बात ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग है इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। लॉन्ग डबल यहाँ पर फर्स्ट इन नहीं आता है। और शॉर्ट इंट जब बात हो रही है फ्लोट की या फिर डबल की तो लॉन्ग में यहाँ इंट जी नहीं मिलेगा। फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सिक्वेंशियल दिखता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट इंट के साथ डबल लॉन्ग इंट तो नहीं आएगा और फ्लोट वापस आपका इंटरप्शन में चला गया है। तीनों एक ही तरह के नहीं है यहाँ पर भी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ठीक है, आपको पता होगा कि स्पेसिफायर जो है फ्लोट के लिए एफ यूज़ किया जाता है, तो वहीं डबल के लिए स्मॉल एल एफ, है ना, स्मॉल एल और एफ। वहीं अगर डबल लॉन्ग डबल की बात करें तो परसेंट, कैपिटल एल एंड स्मॉल एफ, ये इसके स्पेसिफायर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कोड के निष्पादन के बाद परिणाम क्या है यदि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 10 है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए अब प्रोग्राम देख के आपको ना घबराना नहीं है दोस्तों, है ना। प्रोग्राम बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट हम उस चीज़ को जल्दी से समझ नहीं पाते, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखिए अब इसी डेरिवेशन को हम यहाँ रखें तो ये कह रहा है कि इफ़ ए की वैल्यू 10 और ए जो है वो ग्रेटर है बी से, क्योंकि बी की वैल्यू है 5, तो बिल्कुल सही है साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1। और यहाँ पर परफॉर्म क्या हो रहा है, ध्यान यहाँ देना है दोस्तों, यहाँ परफॉर्म हो रहा है आपका एंड ऑपरेशन, है ना। ये किस तरह का एंड ऑपरेशन है? ध्यान रखिएगा, ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन है। किस तरह का? लॉजिकल एंड ऑपरेशन है। ठीक, इस कंडीशन में ये यहाँ क्या होता है, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो देखिए टेबल एक बार ध्यान से देख लीजिए। लॉजिकल एंड जो है उसकी टेबल क्या होगी?
लॉजिकल एंड कहता है कि मैं किसी भी मोड पर तभी वन होऊंगा जब मेरा ईच बीट जो है वो वन होगा। अगर मेरा कोई भी बीट ज़ीरो है तो मैं वन नहीं होऊंगा साहब, है ना। यानी कि ज़ीरो ज़ीरो की कंडीशन में ये ज़ीरो कैलकुलेट करेगा, वन और ज़ीरो की कंडीशन में भी ये ज़ीरो कैलकुलेट करेगा, ज़ीरो और वन की कंडीशन में भी ज़ीरो कैलकुलेट करेगा। पर देखिए, जल्दबाजी में मैंने खुद ने गलत लिख दिया, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करते हैं ना। वन वन की कंडीशन में ही ये वन होगा, तो ये दोनों कंडीशन जब वन होगी तब यहाँ पर परफॉर्म होगी चीज़ें। हम कह रहे हैं ए जो है वो छोटा है सी से, तो क्या ये कंडीशन सही है क्या? हाँ, हम कह रहे हैं ये कंडीशन सही है क्या? जी नहीं, ए तो बड़ा है क्योंकि ए में कंडीशन क्या रखी है? 10, ठीक। और सी की कंडीशन भी क्या है? 10। सी की कंडीशन अगर 10 है और हम कह रहे हैं कि सी इज छोटा या बराबर है, तो हाँ बिल्कुल, छोटा तो नहीं है सब पर बराबर ज़रूर है। और इसी के चलते हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों की वैल्यू आपको मिल जाती है और दोनों ही कथन सही होंगे तो आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिएगा साहब, और अगर नहीं तो आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि जी साहब हमें तो कंडीशन मिल गई है, यानी कि ए में आप क्या करना होगा, ए में वन ऐड कर दो, यानी कि ए की वैल्यू पहले क्या थी? 10, उसमें वन और ऐड कर दो, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11, ठीक है। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि एल्स सी वाले पार्ट में, पर एल्स में हम जाएंगे ही क्यों? एल्स में जाने का तो आपको औचित्य ही नहीं बनता। तो ठीक है, अब हमको देखना है कि कहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी। तो इस डेरिवेशन के अंदर हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू साहब आपकी हो जाएगी 11। अब 11 कहाँ कहाँ मिल जाएगा? एक तो यहाँ है भी नहीं, तो ये तो हो जाएंगे कट आपके। फिर हो जाएंगे यहाँ 11 की वैल्यू, यहाँ 11 है ए की वैल्यू, ठीक है, एक तो ये कंसिडर होता है और यहाँ पर भी है, ठीक है, ये भी कंसिडर होता है। अब हम कह रहे हैं कि साहब अगर यहीं पर ही कंडीशन मैच हो गई तो ये कंडीशन आई नहीं, क्योंकि अगर ये कंडीशन आती तो सी भी कितना हो जाता? सी भी 11 होता, पर साहब हम कह रहे हैं ये कंडीशन नहीं है, इसीलिए सी आपका कितना रह जाएगा? 10 ही रह जाएगा। इट मीन्स कि आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझने की चीज़ है। अगर आपको ये याद हैं चीज़ें तो आपका काम आसान हो सकता है ना। चलिए, तो यहाँ पर आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत इजी है। और हम कह सकते हैं कि ये कोई समझने वाली बात भी नहीं, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि बहरहाल यहाँ मैं आपका आंसर बता देता हूँ, यहाँ आएगा आपका जॉन मैकार्थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है साहब? ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्टर के प्रकार पता हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं अगर आपको ये पता है, तो यहाँ आपके लिए बिल्कुल भी मुसीबत नहीं होगी दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर होते हैं आपके 3 तरह के, ठीक है, जिसमें आपको एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और तीसरा होता है पैरामीटराइज। तो ये तीनों तो साफ होते हैं, और जो नहीं है वो हमें दिख गया, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है सब, है ना। तो यहाँ इसने पूछ क्या रखा है? नहीं के। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो हम कह रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन जो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का एक टाइप ये नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सी प्लस प्लस कितने प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म का समर्थन करता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म डज सी प्लस प्लस सपोर्ट? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। कितना बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको पता हो तो। चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। चलिए देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म दोस्तों 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रन टाइम पे, एक होता है आपका कंपाइल टाइम पे, ठीक है। और यहाँ कंपाइल टाइम पे भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग,
और दूसरा आता है दोस्तों आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, रन टाइम पे यहाँ पर ये आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा एब्स्ट्रक्शन। अब सर ये एब्स्ट्रक्शन क्या है, मैंने कहा इसको जानने के लिए आपको थोड़ा और समय देना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे पास नहीं है दोस्तों, है ना। इसी में आपके वर्चुअल फंक्शन का भी एक और टाइप आता है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन जब प्योर वर्चुअल हो जाता है तभी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है। वॉटएवर जो भी है, आगे हम इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। आप मुझे बताइएगा अगर आप इसके बारे में और अच्छे से गहनता से चर्चा चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ बहरहाल, क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप, रन टाइम और कंपाइल टाइम, इसीलिए यहाँ आंसर तो पहले ही निकल आया हमारा, दो तरह के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सी प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रयुक्त किए जाते हैं। फ्लोटिंग टाइप यानी कि यहाँ बात कर रहा है दोस्तों डेसिमल के लिए, है ना। फ्लोट टाइप की जो वैल्यू है, हम कह रहे हैं डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरह के हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइन, है ना। अब हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव, डिराइव और यूजर डिफाइन जो है ये तीन तरह के हैं। इसके अंदर आपके प्रिमिटिव के अंदर तीन आते हैं, इंट, कैर और फ्लोट। बहुत सारी जगह आपको डबल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बात कर रहा है फ्लोट की, तो ये कह रहा है कि फ्लोटिंग में आप किस तरह से कितने स्पेसिफायर प्रयुक्त किए सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए यहाँ पर ना परसेंट एफ भी बिल्कुल ठीक है, परसेंट ई भी बिल्कुल ठीक है और परसेंट जी भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ चलते हुए यहाँ आंसर हो जाएगा 7 का डी। बिल्कुल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 7 में सभी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जो प्रोग्राम एक्स वाई जेड को, यानी कि ये कोई फाइल है आपकी सी की, ठीक है, इसको कंपाइल किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सी कंपाइलर के द्वारा जनरेट नहीं की जाती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज नॉट जनरेटेड बाय द सी कंपाइलर व्हेन प्रोग्राम एक्स वाई जी इज कंपाइल्ड। देखिए दोस्तों, हमेशा बैकअप फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटिव फाइल तो बनाएगा ही बनाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल भी बनाएगा, पर BID नहीं साहब, ये नहीं बनाएगा। तो ये आपसे पूछ भी तो यही रहा है कौन सी नहीं बनाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, है ना। BID फाइल जी नहीं, इस तरह की कोई फाइल ये नहीं बनाता, ये इस तरह की फाइल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल लूप में हमेशा, कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल लूप ऑलवेज क्या करता है साहब, वाइल लूप से ठीक पहले कथन को कंट्रोल ट्रांसफर करता है, वाइल लूप के पहले कथन को कंट्रोल ट्रांसफर करता है, वाइल लूप के अंतिम कथन को कंट्रोल ट्रांसफर करता है, या वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन को कंट्रोल ट्रांसफर करता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, पर आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के लिए ये क्वेश्चन इतने सारे ऑप्शन के साथ दिया गया। देखिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्टेटमेंट लिख रखा है, 2 लिख रखा है, 3 लिख रखा है और 4 लिख रखा है। आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको ये जो 3 नंबर का है इसे आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है दोस्तों, क्या इसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू लिख के जब आप इसे एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर यहाँ आएगा तो क्या करेगा, वो ये 3 नंबर का जो आपने लाइन लिखा है इसको ये पास कर देगा, यानी कि 2 से जंप करके ये आ जाएगा 4 पे, है ना। 3 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम कह रहे हैं कि इस डेरिवेशन को या फिर इस लाइन को हम बाईपास करने के लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है, ट्रांसफर कंट्रोल टू द टेस्ट कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप, है ना। यहाँ हम करेंगे टेस्ट कंडीशन जो है व्हाइल लूप की, इसको ये हमेशा ट्रांसफर करता है। चलिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू को सी स्विच कथन में आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या है साहब ये इसका मतलब, हम कह रहे हैं स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट कीजिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, बीच में फिर आप यहाँ केस लिखेंगे, केस 1, है ना। फिर केस के बाद आप यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो, उसके बाद ब्रेक, ठीक है, और इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं वो कौन सा नहीं हो सकता। देखिए इसने नेगेटिव में पूछा आपसे, कौन सा नहीं हो सकता,
ये सब कैरेक्टर हो सकता है, इंट हो सकता है, कैरेक्टर अगेन हो सकता है। ओके, तो फ्लोट नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। हम कह रहे हैं यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपको समझना होगा कि यहाँ फ्लोटिंग जो वैल्यू है वो आप नहीं दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कौन सा परिभाषित विशिष्ट गुण नहीं है, विच इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताइए कौन सा नहीं है। अगर आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स पता है ना, कौन कौन से हैं देखो। रीयूजेबिलिटी बिल्कुल है, इनहेरिटेंस हाँ जी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, रिकर्शन नहीं है, और इसने यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ दोस्तों रिकर्शन जो है वो नहीं है। आंसर यहाँ आपका क्या निकल आएगा, आपका यहाँ आंसर निकल आएगा डी, क्योंकि रिकर्शन नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल ठीक है ना। हम कह रहे हैं क्या नहीं होगा, रिकर्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कौन सा परिभाषित विशिष्ट गुण नहीं है। रीयूजेबिलिटी करते हैं, क्योंकि रीयूजेबिलिटी आपके इनहेरिटेंस का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, और हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या नहीं होगा, रिकर्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्राइमरली फोकस्ड ऑन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप जो है वो मुख्य तौर पर, ये प्राथमिक तौर पर किस पे फोकस करता है। ऑन द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, प्रोसीजर पर जिसे संपन्न किया जाना है उस पर फोकस करता है। ऑन द स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट दैट इज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप कथन पर जो प्रॉब्लम को हल करने में आवश्यक है। ऑन द फिजिकल ओरिएंटेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट के फिजिकल अभिन्यास को, या ऑन द ऑब्जेक्ट एंड टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय दोज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट तथा टास्क पर जिन्हें उन ऑब्जेक्ट के परफॉर्म किया जाना, उन ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जाना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो आप बिल्कुल दुविधा में पड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये और ये तो बिल्कुल सीधे तौर पर एलिमिनेट होता है। आप जो कंफ्यूज होंगे वो यहाँ और यहाँ होंगे, क्योंकि दोनों में ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। पर ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑन द फिजिकल ओरिएंटेशन ऑन द ऑब्जेक्ट इनसाइड द प्रोग्राम, तो फिजिकल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऑन द ऑब्जेक्ट एंड टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय दोज ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट के द्वारा उन ऑब्जेक्ट के द्वारा आपका जो टास्क है वो परफॉर्म किया जाए ऑब्जेक्ट के साथ, इसी पर ही ये ध्यान देता है। आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, है ना। ऑब्जेक्ट के साथ काम करवाना है, ऑब्जेक्ट को लेकर काम करवाना है, इंडिविजुअल काम नहीं करना है, यही इसका मेन टास्क रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ समझना होगा कि आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए, एक स्टैटिक वेरिएबल है, क्या है, कैन नॉट बी डिक्लेयर। स्टैटिक वेरिएबल क्या डिक्लेयर नहीं करना होता है, जी नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर गलत कह रहा है। स्टैटिक वेरिएबल तो डिक्लेयर करना पड़ता है। स्टैटिक वेरिएबल को एग्जीक्यूशन के प्रारंभ होने पर घोषित किया जा सकता है, तो रन टाइम पर बदला नहीं जा सकता। नहीं साहब, बदला तो जा सकता है। प्रोग्राम की फाइल में हर जगह इसकी वैल्यू को बरकरार रखता है। यही 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 बिल्कुल ठीक है। पर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन के, एक और जो ऑप्शन है वो क्या कहता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल की भांति है, ऑटोमेटिक वेरिएबल की भांति है, लेकिन इसे प्रोग्राम के अंत में रखा जाता है, लाइक एन ऑटोमेटिक वेरिएबल, बट इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। यहाँ पर जो आपने एंड ऑफ द प्रोग्राम कहा है, यहाँ पर आपने इसमें गड़बड़ कर दी। इसका मतलब हम कह रहे हैं आंसर सी बिल्कुल ठीक है। रिटेन इट्स वैल्यू एवरीवेयर इन अ प्रोग्राम फाइल। बिल्कुल, ये अपनी जो वैल्यू है, स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है कि फिक्स वैल्यू कर देना, है ना। तो यहाँ पर ये फिक्स वैल्यू कंफर्म कर देगा, और उसी फिक्स वैल्यू को एंटायर प्रोग्राम में मेंटेन किया जाएगा और सभी जगह वही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये उसी वैल्यू को बरकरार रखते हुए पूरे प्रोग्राम में काम करेगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देख लेते हैं। सी लैंग्वेज में स्विच केस के संदर्भ में सत्य है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विच केस इन अ सी लैंग्वेज विच इज अ ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये केस को स्विच करता है जहां मैच प्राप्त हो जाता है, तथा सभी बाद के केस को छोड़ देता है यदि हम ब्रेक का उपयोग नहीं करते हैं। जी नहीं,
अगर हम उपयोग करते हैं तो छोड़ देगा। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी। इन्होंने क्या कहा, नहीं करते। अगर ये कहता है करते हैं तो हम यही पहले में ही सही हो जाते, नहीं करने की वजह से ये हो जाता है आपका गलत। सेकंड कह रहा है हमें केस में आरोही व अवरोही क्रम का अनुसरण करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन केस जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसे पहले कॉल कर दिया गया वही आ जाएगा, कंडीशन जहां सेटिस्फाई होती है ये वहां पे आएगा। ब्रेक का उपयोग करके स्विच से बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल यही तो है, यही तो है, यही तो है। दोनों ए बी सी दोनों, नहीं नहीं नहीं, यही तो है साहब। ब्रेक का उपयोग करके ही तो बाहर आएंगे आप। जो आपने यहाँ नहीं किया था वही लाइन आपने आगे सी में दे दी, तो बिल्कुल इसी कारण हमारा यहाँ पर 14 का आंसर सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वैध वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वैलिड क्यों नहीं साहब, कैसा है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा। वैलिड क्या है, देखिए जब हम वैलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंट अंडरस्कोर 3a क्यों नहीं आएगा साहब। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नंबर जो है साहब इसे आप थोड़ा सा रखिए, क्योंकि अंडरस्कोर के बाद कैरेक्टर आता है, नंबर नहीं। ठीक है, आप इसे पहले ले लेते तो ठीक माना जाता। ठीक उसी की तरह हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इंट अंडरस्कोर a3 कहीं हद तक ये ठीक दिखता है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या कह सकते हैं इसके बारे में। एक मिनट ठहरिएगा दोस्तों, थोड़ी सी बैटरी जो है लैपटॉप की डाउन हो चुकी है। मैं आपके लिए जल्दी से एक बार बैटरी को संचारित रूप से चालू कर दूं। चलिए जब तक आप इसका बताइए तब तक मैं 2 मिनट में इसे ऑन कर देता हूं। चलिए थोड़ा सा स्टॉपेज आ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है ना, निम्न में से कौन सा एक वैध वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है ना, वैलिड कौन सा नहीं है। सॉरी, चलिए थोड़ा सा हम इसे भ्रमित कर दिए थे, अब थोड़ा इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वैध वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, वैलिड कौन सा नहीं है। तो अंडरस्कोर के बाद नंबर, जी बिल्कुल ये वैलिड है, वैलिड है साहब। इंट के अंडरस्कोर और बिल्कुल करेक्टर ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ ए के साथ फिर अंडरस्कोर, बिल्कुल ये भी वैलिड है। पर यहाँ पहले नंबर नहीं आएगा दोस्तों, ये पहले नंबर नहीं आएगा। इसी के चलते हम कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल डिक्लेरेशन वेरिएबल जो है सही नहीं है। हम यहाँ मानते हैं कि 15 में जो आपका डी आंसर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन बिल्ट सी स्ट्रिंग फंक्शन यानी कि strcmpi का कार्य है। इन बिल्ट ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है, तो आपको बताना है कि इसका काम क्या है दोस्तों। देखिए बहुत इजी है ना, कंपेयर कर रहा है ये, और कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो आपको बस इतना सा बताना है कि कंपेयर कैसे होगा। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन दिया गया है, केस सेंसिटिव के साथ दो स्ट्रिंग की तुलना करता है। जी नहीं, केस सेंसिटिव की कोई बात नहीं है, दो स्ट्रिंग की तुलना करता है ये बिल्कुल सही है, पर केस सेंसिटिव के साथ नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। बिना केस के साथ दो स्ट्रिंग की तुलना करता है, ठीक है, ये सुनने में काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, पर देखते हैं आगे क्या है। दो इनपुट स्ट्रिंग में से बड़ी स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। जी नहीं, जी नहीं, अगर कोई स्ट्रिंग बड़ी होती तो 1 और 0 में रिटर्न करता है ये,
तो बड़ी तो कोई रिटर्न वाला मामला है नहीं। यदि दो इनपुट स्ट्रिंग बराबर है तो वन रिटर्न करता है, जी नहीं। बराबर है तो नहीं करता है, बराबर है तो नहीं करता है, वन रिटर्न नहीं करता है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको एक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जो आंसर है वो बी होगा। बिना केस के साथ दो स्ट्रिंग की तुलना करता है, और ये इसका फंक्शन जो है, ये फंक्शन काम भी इसका यही करता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए काम आता है। strcmp जो है ये काम आता है दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि C++ में क्लास XYZ के कंस्ट्रक्टर C के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए फिर है ना, आप ध्यान से एक चीज देखिए तो नेगेटिव क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आपसे पूछ रहा है ना। अच्छा, इस नेगेटिव क्वेश्चन को आप सही कैसे कर सकते हैं? सही करने के लिए आपको सारे फैक्टर्स सही पता होने चाहिए, तब कोई आप एक एलिमिनेट कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप बहुत गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा एक सही नहीं है आपको ये देखना है। सी का नाम XYZ होना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टर नेम और आपका क्लास नेम ये सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। सी का रिटर्न टाइप, यहाँ सी क्या है, यह कंस्ट्रक्टर है, हाँ, तो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट का रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए। जी नहीं 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 नहीं, यही यही आपने गलती कर दी साहब। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड। वॉइड भी आपका रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। ये बहुत स्पेशल चीज़ है जो कि यहाँ इसने सीधे तौर पे गलती करके हमको दे दी। इसने कहा कि जो सी यानी कि कंस्ट्रक्टर है उसका रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए। भैया उसका तो कोई रिटर्न टाइप होना ही नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ इसने बिल्कुल गलती की और हमने गलती पकड़ ली, तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि वर्चुअल फंक्शन तथा शुद्ध वर्चुअल फंक्शन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। बहुत बढ़िया। अ वर्चुअल फंक्शन मस्ट हैव अ डेफिनेशन इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेशन। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल ये बात तो सही है। कहने की जो इसकी बात है या फिर जो इसने अब तक कहा है ये तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे के फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है उसमें। अ वर्चुअल फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट प्रोवाइड अ वर्चुअल फंक्शन डेफिनेशन। जी नहीं जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। वर्चुअल फंक्शन जो है वो डेफिनेशन प्रोवाइड करवाता है ना। और अ प्योर वर्चुअल फंक्शन मस्ट हैव डेफिनेशन इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर। बिल्कुल ये भी सही है, पर इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही नहीं है ना। और ये कह रहा है कि दोनों समान हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी नहीं, तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर बिल्कुल सही है ना। ये बिल्कुल ही ठीक है, एकदम सटीक आंसर है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्विच ब्लॉक में प्रत्येक केस स्टेटमेंट को टर्मिनेट के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें से किसके द्वारा? स्विच केस में। बिल्कुल देखिए बहुत बेसिक बात है, कोई नई बात नहीं है ना। ब्रेक के द्वारा जो हमें है टर्मिनेट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मतलब ऐसा क्वेश्चन भी अगर हम गलत कर देते हैं तो मेरे ख्याल से तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। C++ में किस स्थिति में इनलाइन एक्सप्रेशन कार्य नहीं करेगा, है ना। इन C++ व्हेन विल इनलाइन एक्सपेंशंस नॉट वर्क। कब काम नहीं करेगा? देखिए ऑप्शन आपका ए आपसे कहता है यदि फंक्शन स्टैटिक फंक्शन रखता है। ऑप्शन बी कहता है यदि इनलाइन फंक्शन रिकर्सिव हो। ठीक है, और ए और बी दोनों उपरोक्त में से कहीं नहीं, तो बिल्कुल सही है ना। इनलाइन फंक्शन जो है अगर स्टैटिक फंक्शन है तो भी और रिकर्सिव है तो भी, दोनों में ये काम नहीं करेगा। तो हम कह रहे हैं कि जब दोनों में काम नहीं करेगा इट मीन्स कि आंसर सी हो जाएगा। यहाँ है हमारे पास ऑप्शन पर मैं देख नहीं सका, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सी आंसर जो है बिल्कुल ठीक निकलेगा यहाँ आपका। हम कह रहे हैं कि अगर स्टैटिक रखे या फंक्शन को रिकर्सिव रखे तो दोनों ही कंडीशन में आप इनलाइन फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, क्या है देखें, एक दूसरे के साथ अनुरूप होती है। इट मीन्स आर कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। जी नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंस क्यों होंगी? सी अपने हिसाब से चलती है, जावा अपने हिसाब से चलती है, दोनों के कोड एक दूसरे में यूज़ में नहीं आते।
ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्ट की जा सकती है, जी नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि समानता नहीं रहती। समान सिंटेक्स रखती, जी नहीं, ये तो हो भी नहीं सकता है, समान सिंटेक्स तो रखती नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि सी में तो हमको कहीं कहीं सेमीकोलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पर बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जहाँ सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एज लाइक ए पाइथन, है ना। तो हम कह रहे हैं कि तो मेरे हिसाब से यहाँ जो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, है ना, क्योंकि ऑल लैंग्वेजेस के अपने अपने फीचर हैं, वो अपनी अपनी जगह रखता है, तो यहाँ पर वो सारी जगह कहीं पे भी फिट नहीं होती। तो हम कह रहे हैं कि ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई फीचर सेम नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिफरेंट होगा और चलेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है एन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज, ठीक है। अब कौन सा स्ट्रक्चर कंडीशनल स्ट्रक्चर है, अनकंडीशनल, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कह रहा है कि अनकंडीशनल, जिसमें आप कंडीशन ना भी लिखें तो चल जाएगा। तो सर हम कह रहे हैं कि डू वाइल में कंडीशन आपको लिखनी पड़ती है, कंडीशन आप देते हैं, फोर में भी आप कंडीशन देते हैं, स्विच में भी आप कंडीशन देते हैं, गो टू में कंडीशन नहीं देना होता है साहब, गो टू में कंडीशन नहीं देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गो टू, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके ओके ओके, अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है ये हम बाद में जानेंगे, पहले आपको ये बताना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिक ऑपरेटर में आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स में आता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स में आता है। देखिए अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आप अच्छे से कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या इन क्वेश्चंस का स्तर आपको लगता है कि हाँ अच्छा है या इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ दोस्तों, मैं ये सारे क्वेश्चन आपके उसी स्तर के अनुसार लेके आया हूँ जिस स्तर पे आपका आरएसएस भी आपसे पूछता है और कोई भी बोर्ड आपसे कंपटीशन एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है वही स्तर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिटवाइज। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर ही हैं, है ना। क्या है ये, बिटवाइज ऑपरेटर ही हैं। और इसी में आपको बिटवाइज एंड आता है, बिटवाइज और आता है, बिटवाइज नॉट आता है ना, बिटवाइज एक्सऑर आता है, ये सारे ध्यान। अच्छा आपको मैं आई होप कि आपको पता हो, पर आपको ये सिंबल्स भी ध्यान रखने हैं, है ना। सब कुछ इन पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके लिए बड़ी बड़ी समस्या बाद में आ सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने आपको लिखे हैं ये सारे के सारे जो ऑपरेटर हैं इन्हें क्या कहा जाता है ना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि टॉप डाउन प्रोग्रामिंग है, कौन सी टॉप डाउन प्रोग्रामिंग है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स टॉप डाउन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। एक तो ऑप्शन हम ये लेके चलते हैं, आगे देखते हैं। अ मैप ऑफ प्रोग्रामिंग्स व्यू ऑफ द डेटा। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, क्या वो एक मैप है जो प्रोग्रामिंग का जो डेटा को दिखाता है। जी नहीं, कहीं कहीं दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं दिखता। थर्ड में हम चलते हैं, एफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ ए होना चाहिए, मिसटाइप हो गया होगा। अप्रोच इन विच द टॉप मॉड्यूल इन टेस्टेड first and then program module are added from high level to low level. Okay. फोर्थ आपसे कह रहा है कि a series of groups of component that perform more than one operation of a more complex system. जी नहीं, ये तो आपके सीधे तौर पर oops की बात हो जा रही है। हम कह रहे हैं कि more operation यानी कि complex operation को simply perform करने के लिए हम oops यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ top से down bottom की बात की जा रही है, top down की बात की जा रही है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अप्रोच जिसमें टॉप मॉड्यूल को पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उच्च लेवल के यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल को जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल यही आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, जो बिल्कुल सही कह रहा है ना। तो हम यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलते हैं और इसी तरह हम टॉप डाउन प्रोग्रामिंग को हम कह रहे हैं कि फेस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि सुपर क्लास में
मेंबर एक्सेस करने हैं तो यदि आप किसी पैकेज में सब क्लास चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सबसे प्रतिबंधात्मक एक्सेस है। देखिए हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाएगी, चलिए इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ यू वांट अ सब क्लास if you want a subclass in a package to access member of the superclass, which of the following is the most restricted access method for the purpose। अब देखिए हम जब यहाँ बात करते हैं तो मेरे बहुत सारे काबिल दोस्त यहाँ एक गलती हमेशा करते हैं, वो फटाफट इन सब को देखते हुए और लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड 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 तो फटाफट वो प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, आपको समझना होगा कि प्राइवेट तो बेस से डिराइव में आती ही नहीं है ना, प्राइवेट क्लास बेस से डिराइव में आती ही नहीं है। तो जब आ ही नहीं रही है तो आप कैसे उसको प्राइवेट कर दोगे, है ना। रेस्ट्रिक्टेड है, आपको नहीं भेजना है ना, तो वो तो आएगी नहीं, तो उसकी तो बात होगी नहीं। बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ गलती करेंगे, वो प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बेस से डिराइव में प्राइवेट आगे नहीं जाती है ना, वो इनहेरिट नहीं होती, नो इनहेरिटर आता है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपके पास दो और रह जाते हैं, पब्लिक इजीली आ जाता है और प्रोटेक्टेड को लाने में आपको मेहनत करनी होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो मेहनत लगेगी वो किसके लिए लगेगी, यहाँ जो मेहनत लगेगी वो आपको प्रोटेक्टेड के लगेगी। ठीक है, तो आपको समझना होगा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा प्रोटेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, सी प्रोग्राम में पॉइंटर्स के उपयोग का कारण है। पॉइंटर्स का उपयोग क्यों किया जाता है, द रीजन ऑफ द यूज ऑफ पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग इज, क्या है भैया बताओ, आपको बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पॉइंटर अलाउ डिफरेंट फंक्शन टू शेयर एंड मॉडिफाई देयर लोकल वेरिएबल्स। जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम एक मिनट, पॉइंटर अलाउ डिफरेंट फंक्शन टू शेयर एंड मॉडिफायर देयर लोकल वेरिएबल। जी बिल्कुल, सॉरी मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल हम ये इसके लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रोग्राम का एड्रेस, एक पॉइंटर जो है उसमें आप क्या यूज़ करवाते हैं, एड्रेस यूज़ करवाते हैं। एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में एड्रेस पास करके उसे शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, शेयर एंड मॉडिफाई लोकल वेरिएबल्स, बिल्कुल सही है। पास लार्ज स्ट्रक्चर टू अवॉइड कंप्लीट कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, हम एक को दूसरे में स्टोर करके रख सकते हैं और कॉपी से बच सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पॉइंटर अनेबल कॉम्प्लेक्स लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर सच एज ए लिंक्ड लिस्ट एंड बाइनरी लिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है साहब। अगर आपको नहीं पता ये क्या कहना चाह रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक लिस्ट में क्या होता है, फ्रंट में आपका डेटा रहता है, बैक में आपका एड्रेस रहता है, और यही लिंक लिस्ट जो है वो एंड टू एंड तक चलती रहती है। इसमें पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर यहाँ आपके पीछे वाले पार्ट में काम करता है। क्या काम करता है, ये एक चैन से दूसरी चैन को लिंक करता है। इसका एड्रेस ही इसमें मेंटेन करेगा, इसका एड्रेस ही इसमें मेंटेन करेगा, फिर वापस इसी का एड्रेस ये इसके अंदर मेंटेन करेगा। तो ये एक चैन भी बना रहा है ना। तो हम कह रहे हैं कि बाइनरी ट्री लिस्ट और आपके लिंक लिस्ट में भी काम आता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको दिख पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या है साहब, पहली बात तो ये अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल। जी नहीं, पॉइंटर क्या कीवर्ड है, हम कह रहे हैं नहीं, पॉइंटर कीवर्ड तो नहीं है। अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के और एड्रेस को वो कवर नहीं करता है। जी साहब नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के एड्रेस की, नहीं 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 नहीं। अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू, राइट, है ना। क्या कह रहा है ये, एड्रेस स्टोर करता है किसका, अनदर वेरिएबल का, है ना। कोई दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही बात है। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड जी नहीं, बिल्कुल नहीं, थर्ड बिल्कुल सही है ना। तो हम यहाँ पर जाएंगे बिल्कुल थर्ड के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वैध एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर वैलिड नहीं है। देखिए साहब आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सभी को अच्छे से पता होगा। प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, डिराइव नहीं होता। डिराइव तो ये क्लासेस हैं, है ना, जिससे हम बात कर रहे थे अभी, बेस और डिराइव क्लास। तो यहाँ डिराइव नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि ऑपरेटर या फंक्शन को अधिक अर्थ देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक ही ऑपरेटर या फंक्शन को एक से ज़्यादा आपको मीनिंग देने हैं तो उसको आप क्या कहते हैं। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। हम इसमें यहाँ इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं ओवरलोडिंग की, है ना। हम कह रहे हैं कि ओवरलोड करके आप एक ही फंक्शन या एक ही ऑपरेटर के एक से ज़्यादा मायने बदल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, जोड़ के ऑपरेशन पर विचार कीजिए, है ना। जोड़ के ऑपरेशन पर विचार कीजिए, दो संख्याओं का जोड़ योग को उत्पन्न करता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा सा उधर हेजिटेट हो जाऊंगा। कंसिडर द ऑपरेशन ऑफ एडिंग, ठीक है, द एडिशन ऑफ टू नंबर प्रोड्यूस द सम, बिल्कुल सही बात है। इफ द ऑपरेंड आर स्ट्रिंग एंड द एडिशन ऑपरेशन प्रोड्यूस एन थर्ड स्ट्रिंग बाय कॉन्करेंशन, दिस फीचर इज कॉल्ड। अब यहाँ आपसे बात कर रहा है वही ओवरलोडिंग की, कि एक मान लीजिए कोई ये फंक्शन ऐड, अब ये क्या करता है साहब, ये तो दो नंबर को ऐड करता है, पर हम कह रहे हैं कि मैं इसको ओवरलोड करके और दो स्ट्रिंग को अगर ऐड करवाना चाहूँ तो क्या मैं करवा सकता हूँ। तो हम कह रहे हैं हाँ बिल्कुल आप करवा सकते हो। तो वो कह रहा है ये किसका फंक्शन है, ये जो ओवरलोडिंग है वो किसका फंक्शन है। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पॉलीमॉर्फिज्म के ही दो पार्ट हैं, जहाँ रन टाइम और कंपाइल टाइम की बात होती है। और कंपाइल टाइम में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ओवरलोड और फंक्शन ओवरलोड। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था जहां हमने बात की थी ओवरलोड की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जहां हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका सेशन था दोस्तों। ये सेशन में आपके लिए मैं आज 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट मुझे कब लेके आनी है और कब वापस आपके सामने आना है, ये आप ही मुझे बताएंगे। किस तरह बताएंगे साहब, आप इस वीडियो को कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कितना आप लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसे क्वेश्चन हैं, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने ले आ सकता हूँ और आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसमें और ज़्यादा अच्छे से आपके साथ जुड़ सकूँ। देखिए दोस्तों, ये जो सिलसिला जारी हुआ है अब, है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा टिल जब तक कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, है ना। मैं स्पेशली इस सीरीज़ को सिर्फ और सिर्फ अभी मैं ये पर्पज़ मेरा जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्पज़ किसी और के लिए भी नहीं है, ये सभी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पर अभी आप देखें राजस्थान में आईई की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम नियर बाय हैं, बिल्कुल 9 सितंबर को एग्ज़ाम है और उसी के चलते ये आपके लिए वीडियो जो है जल्दी से जल्दी लाई जा रही है। और ये आपके 9 सितंबर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक चलती रहेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपके किसी तरह के सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।